हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है G20 समिट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो G20 समिट जो है इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में यानी इंडिया के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जा रही है। और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 9 से 10 सितंबर के बीच में किया जा रहा है हमारे देश में। काफी दुनिया के जितने भी एक प्रकार से पावरफुल कंट्रीज हैं सबका आगमन हुआ है। भारत में जो है महाशक्तियों का एक प्रकार से जमावड़ा है वर्तमान में, और भारत अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ पर उत्सुक है। तो आइए सबसे पहले जो है ज्यादातर लोग जो है G20 समिट के बारे में तो सबने जान लिया होगा कि G20 समिट जो है आयोजन हो रहा है, लेकिन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर इस G20 समिट से भारत को क्या मिलने वाला है। यानी G20 समिट कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सी अचीवमेंट हैं जो भारत ने प्राप्त कर ली है, और इस G20 समिट का परिणाम क्या रहा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं G20 समिट के महत्वपूर्ण रिजल्ट पर। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे पहले इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में हमारे देश में 9 से 10 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया है। भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। और साथ ही साथ जो है इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम शामिल हुआ है। काफी सारे जो हैं अतिथि देश भी इसमें शामिल हुए हैं, उसको किसी दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है 20 इसके परमानेंट मेंबर हैं G20 के, आप लोग याद रखिएगा। एक नया मेंबर भी बना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं G20 का, तो हमारे भारत में आयोजन किया गया है जिसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। याद रखिएगा इसका जो चिन्ह है, लोगो है, वो कैसा है, तो इसका जो लोगो है वो कमल है, 7 पंखुड़ियां हैं इसमें। याद रखिएगा कितनी, 7 पंखुड़ियां। लगातार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस आपके लोगो से संबंधित। इसमें कितने रंग हैं, तो 4 कलर हैं। एक तो तिरंगे का कलर है, केसरिया है, सफेद और हरा है, और साथ ही साथ नीला कलर है तिरंगे के बीच में जो होता है। याद रखिएगा जो लाइनिंग होती है। ठीक है, तो इन चारों कलर को यहाँ पर लिया गया है। 4 कलर हैं हमारे लोगों में, जिसमें एक प्रकार से कमल भी है जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं, और इसका एक प्रकार से जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब आइए इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि G20 में आखिर हुआ क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले तो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देख सकते हैं आप, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी इसका जो हथौड़ा है वो किसके पास है, भारत के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बार आज तक के इतिहास में यहाँ पर जो लोगो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा है भारत। पहला जो चेंज किया गया वो तो यही है। अभी तक आपको हर जगह यहाँ पर इंडिया दिखता था, लेकिन अब आपको भारत दिख रहा है, यानी प्राथमिकता दी जा रही है किसको, हमारे देश के हिंदी नाम को। ठीक है, हिंदी नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से कार्य है जो इस G20 समिट में देखने को मिला है। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है यहीं पर, लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। कौन सा, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण एक प्रकार से अलायंस है। आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है बायोफ्यूल के क्षेत्र में। याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे मेन टॉपिक है, यानी 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्य करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये जो आपका टॉपिक बनने वाला है, इसको जो है हमने हर एक स्तर पर यहाँ पर एनालिसिस किया है। यानी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस लिखने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये पूरा सेशन हमने एक प्रकार से बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला जो सबसे बड़ी भारत की अचीवमेंट रही है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कब, 9 सितंबर को इसकी घोषणा की गई है। और इसमें जो है भारत शामिल है, यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, फ्रांस शामिल है, इटली, जर्मनी और अमेरिका, इतने देश इसमें शामिल होंगे इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। ठीक है, ये करेगा क्या, तो इस कॉरिडोर से दुनिया की कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक नया दिशा प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसके डिटेल के बारे में। ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक प्रकार से आर्थिक इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ाएगा। और इस कॉरिडोर को जो है रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग भी इसमें शामिल होंगे। अभी हम मैप के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा
3 माध्यमों से ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी इसमें रेलवे भी शामिल होगा, शिपिंग नेटवर्क भी शामिल होगा और सड़क परिवहन भी इस मार्ग में शामिल होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक रेल बंदरगाहों से जुड़ा एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें 7 देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। 7 देश इन्वेस्ट करेंगे इस एक प्रकार से कॉरिडोर को बनाने में, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया के जो देश हैं और यूरोप के लिए काफी बड़ा एक प्रकार से इकोनॉमिक वे खुलने वाला है, एक रास्ता खुलने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक प्रकार से प्रोजेक्ट है, सबसे पहली बात तो इस प्रोजेक्ट का जो है जो ये प्रोजेक्ट लाया गया है भारत के द्वारा, वो काउंटर अटैक है चाइना को, याद रखिएगा। चाइना का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके उत्तर में भारत के द्वारा इसको लाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये कॉरिडोर बनाया कैसे जाएगा। तो यहाँ पर भारत से इसकी शुरुआत होगी, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से समुद्री मार्ग से जो है ये पहुंचेगा यहाँ पर यूएई तक। यूएई से जो है यूएई सऊदी अरब से यहाँ पर एक प्रकार से रेल मार्ग बनाया जाएगा और यही रेल मार्ग से आगे जो है सड़क मार्ग भी निर्माण किया जाएगा और फिर से रेल मार्ग के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते ये पूरा जो है एक प्रकार से भूमध्य सागर में फिर से ये एक प्रकार से शिपिंग के माध्यम से नहीं, एक प्रकार से समुद्री मार्ग के द्वारा जो है यूरोप में इसकी एंट्री होगी, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से काफी लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है जो पूरे एक प्रकार से भारत, मध्य एशिया और साथ ही साथ यूरोप को कवर करेगा और एक प्रकार से इन सारे देशों के बीच में इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ाने के लिए काफी मदद मिलेगी, इससे याद रखिएगा। यानी चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है ये BRI प्रोजेक्ट के विरोध में, एक विपक्ष में एक प्रकार से आप कह सकते हैं उत्तर के रूप में ये कदम उठाया गया है। ठीक है, सबसे पहला तो प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कौन कौन है, इंडिया है, यूएई, सऊदी अरब है, ये सारे एक प्रकार से देश इसमें सहयोग भी करेंगे, जॉर्डन भी है, इजराइल भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ये सारे देश इसमें सहयोग करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अमेरिका ने भी अपना एक प्रकार से सहमति दी है, फ्रांस ने अपनी सहमति दी है, याद रखिएगा, इटली ने अपनी सहमति दी है क्योंकि ये G20 के मेंबर रहे हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट भारत की रही है वो क्या है, अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का मेंबर बना दिया है भारत ने और अब इसको जो है G20 नहीं बल्कि G21 कहा जाने लगा है, याद रखिए। यानी एक प्रकार से G20 से G21 हो गया है क्योंकि इसमें अब 21 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया था, जिसमें भारत इस समिट में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने में सफल रहा है और ये भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत है और साथ ही साथ जो है चाइना के लिए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में खतरे की घंटी भी है। क्यों है? क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, कई सारे छोटे गरीब अफ्रीकी देशों को उसने लोन दे के रखा हुआ है, एक प्रकार से कर्ज के जाल में फंसा कर रखा हुआ है। अब उससे अफ्रीकी देशों को निकलने में सहायता मिलेगी। G20 के मेंबर जो है एक प्रकार से उसका सहयोग भी करेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये मेंबरशिप है अफ्रीकन यूनियन की जो बन गया है G20 का। इसके साथ ही अफ्रीकी संघ G20 का जो है 21वां सदस्य बन गया है और इससे भारत और अफ्रीकी संघ दोनों के रिश्ते जो है और बेहतर हो जाएंगे। अफ्रीकी संघ के बारे में भी याद रखिएगा, इसकी कैपिटल कहां पर है? आदिश अबाबा में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद अफ्रीकी संघ के जो प्रमुख हैं गले लिखकर एक प्रकार से उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की थी नए मेंबर बनने के रूप में अफ्रीकी संघ के। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला जो भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पास कराना। ठीक है, किसी भी देश का सबसे जो बड़ा लक्ष्य होता है वो डिक्लेरेशन को पास कराना होता है। इसमें जरूरी होता है कि जितने भी मेंबर हैं वो सारे सहमत हों और ये सहमति अगर एक प्रकार से किसी वैश्विक मुद्दे पर है तो बहुत ही मुश्किल होता है सभी देशों का एक साथ सहमत होना, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कहीं पर अगर अमेरिका सहयोग करेगा तो रशिया डेफिनेटली पीछे हटेगा या फिर अमेरिका सहयोग करेगा तो चाइना पीछे हटेगा क्योंकि एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस प्रकार से ये डिक्लेरेशन को पास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने रातों रात में ये कर दिखाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि रही है भारत की। सबसे पहले आइए जानते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन में था क्या। ठीक है, एक्चुअली दिल्ली डिक्लेरेशन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के द्वारा इसको जो है बाली में, जो इंडोनेशिया में 2022 में जब इसका आयोजन किया गया था
तब इसको प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था क्योंकि वहां पर एक प्रकार से रशिया और चाइना ने जो मुद्दे उठाए गए थे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के, उस पर अपनी असहमति जताई थी, जिससे ये असफल हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक सहमति व्यक्त हुई है सभी देशों के बीच में, और ये काफी बड़ी जीत है भारत की। क्यों सहमति हुई है, कैसे हुई है, आइए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या, दिल्ली डिक्लेरेशन में, ठीक है, इसमें पहला जो एक प्रकार से सुझाव है वो है पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में सारे देश मिलकर काम करेंगे। दूसरा है मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने के लिए इसमें बातें की गई हैं। तीसरा एसडीजी यानी एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए जो काम है उसमें तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पर समझौता, ताकि भविष्य में सतत विकास हो सके। साथ ही साथ 21वीं सदी के लिए एक बहुपक्षीय संस्थानों यानी मल्टीलेटरल बॉडीज जो बनाई जाएंगी, ताकि हर क्षेत्र में वो अपना सहयोग कर सके। ये सारी बातें की गई हैं दिल्ली घोषणा पत्र में। उसके अलावा जो है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान करेंगे सारे देश। अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं लड़कियों को सशक्त करना और लैंगिक समानता लाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में सारे देश मिलकर प्रतिभाग करेंगे और अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण करने में सभी देश मिलकर के सहयोग करेंगे। ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। अब इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें जो है इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया है कि सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखें। यहीं पर मतभेद था। इसके पहले जो है रशिया ने डायरेक्ट इसमें वर्ड लिख दिया गया था, रशिया और यूक्रेन के युद्ध का उल्लेख कर दिया गया था, जिसकी वजह से रशिया और चाइना ने असहमति व्यक्त कर दी थी। लेकिन भारत चालाक कम नहीं है, उसने इसमें शब्दों में फेरबदल किया है और बातें वही हैं। यानी सभी देश जो है क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे, ऐसा उसने लिख दिया है, जिसपे सभी देश एकमत हो गए हैं, सभी सहमत हो गए हैं, याद रखिएगा। दूसरा इसमें क्या था, तो इस घोषणा पत्र में आतंकवाद को सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया है। साथ ही घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है, चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे इसके पहले आपने देखा कई बार आतंकवाद के खिलाफ भारत ने प्रस्ताव लाया और चाइना ने उसका विरोध किया था, लेकिन यहां पर भी चाइना साथ आने के लिए मजबूर था, ठीक है। साथ ही आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगार और भौतिक और राजनीतिक समर्थ से वंचित करने के लिए आह्वान किया गया है, और मजबूरी थी चाइना को यहाँ पर एक प्रकार से अपना सपोर्ट देने के लिए। चाइना के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए थे, चाइना के राष्ट्रपति तो पहले से इसमें एक प्रकार से उन्होंने बाइकआउट किया, नहीं आए वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपनी सहमति व्यक्त की, याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट था इसमें क्या, तो घोषणा पत्र में किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, व्यक्तियों, पवित्र किताबों के खिलाफ धार्मिक घृणा फैलाना या इससे संबंधित कार्यों की निंदा की गई। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ धार्मिक पुस्तकों को जो है कहीं पर जला दिया गया था, कई सारे देशों में उसकी परमिशन दी गई थी, तो इन सब पर रोक लगाने के लिए ये एक प्रकार से प्रस्ताव में दिल्ली डिक्लेरेशन में इसको रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा इस घोषणा पत्र के तहत विकासशील देशों जैसे जाम्बिया, घाना, श्रीलंका व अन्य की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देने को लेकर सहमति बनी हुई है। और साथ ही साथ महिलाओं, लड़कियों पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने के लिए एक प्रकार से अपने कदमों में, अपने एक प्रकार से प्रयासों में तेजी लाने की बात की गई है सभी देशों से। इस घोषणा पत्र में छोटे और हल्के हथियारों की तस्करी के विषय में चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही साथ जैसा जो आपका FATF है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे संसाधनों के बढ़ती मांग और उनकी जरूरतों को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें हुई हैं, तो G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में की गई है, और इसमें ऐसी कोई भी बातें नहीं थी जो दुनिया का कोई भी दोष, एक प्रकार से दुनिया का कोई भी देश उसका विरोध कर सके, इसलिए सबको यहाँ पर साथ आना पड़ा, और भारत की ये सबसे बड़ी जीत थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पूरी तरीके से पास करवाना। इसका परिणाम क्या होता है, तो भारत जो है इसको पास करवाने के साथ ही दुनिया का एक प्रकार से वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे भी हमने आपको बताया है ग्लोबल एक प्रकार से रैंकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष से भी टॉप पर है। उसके अलावा
बहुत ही कम किसी मुद्दे पर एक साथ आने वाले अमेरिका, रशिया और चाइना भी इस घोषणा पत्र पर जो है उन्होंने अपनी सहमति दी है। ये सबसे बड़ी जीत है भारत की इस समिट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके प्री और मेंस हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको जानना जरूरी था कि ये चीजें क्या हैं। उसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखना और उन पर ध्यान देना जरूरी है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उन पर आपको हम याद दिलाएंगे यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं, एक बार उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 दृश्य आपको दिख रहा होगा। एक है नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, और दूसरे में है कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र। ठीक है, जो पहिया है। तो ये आपके दोनों स्थल जो वर्तमान में है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। यानी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित भी, इसका निर्माण गुप्त वंश के समय में हुआ, कब इसका एक प्रकार से विखंडन किया गया, इसमें आग किसने लगाई थी, किसने इसको नष्ट कराया, किससे संबंधित था, कितने अलग अलग देशों के विद्यार्थी इसमें पढ़ते थे, और साथ ही साथ कोणार्क मंदिर के विषय में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में आप लोग जरूर एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा। एक वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे इसके लिए। और कौन सा पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है, एक आपका है भारत मंडपम। कौन सा है? भारत मंडपम। ये अद्भुत दृश्य आप लोग देख रहे हैं, भारत मंडपम। यहीं पर जो है एक प्रकार से दुनिया के सारे शक्तिशाली देश इकट्ठा हुए थे एक प्रकार से समिट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत मंडपम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या खासियत है इसकी, कौन कौन सी चीजें हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, या G20 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया। दूसरा जो आप देखेंगे, यहाँ पर एक प्रकार से नटराज की प्रतिमा लगाई गई है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी बीच बीच में चर्चा हुई, जैसे इसी समय में मोरक्को में जो है एक प्रकार से भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है, उसके कारण भी एक प्रकार से G20 में उसकी भी बात रखी गई थी। कई सारे अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश यहाँ पर आमंत्रित थे, वो सब राजघाट घूमने गए थे। राजघाट का संबंध किससे है, वहां से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये 4 से 5 पॉइंट हमने लास्ट में आपको बताया, जिसको आपको खुद पढ़ना है, एनालिसिस करना है। इसके लिए अलग वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आप लोग कैसा रहा। ये पूरा जो सेशन है, ये प्री प्लस मेंस बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्चुअल है, ताकि आप लोग मेंस में याद रखिएगा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके G20 से बनना ही बनना है। ठीक है, G20 से बनना है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश, लगभग 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं इस पूरे G20 में, और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा अब सौंप दी गई है, किसको? ब्राजील को। ठीक है, तो कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग कि आज का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।